गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, युग निर्माण सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th का जो 3rd चैप्टर है ग्रेविटेशन, उसके बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। पहले ग्रेविटेशन क्या है, तो जैसे इसके पहले फोर्स चैप्टर जब पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे कि फोर्स जो है 2 तरह के होते हैं, एक कॉन्टैक्ट होता है और एक नॉन कॉन्टैक्ट होता है। कॉन्टैक्ट फोर्स में ऑब्जेक्ट जो होते हैं एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और उस समय जो फोर्स लगता है उसको कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं, जैसे फ्रिक्शन वगैरह है, मस्कुलर फोर्स है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे फोर्स हैं जो दूर से ही काम करते हैं तो उनको हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं, जिसमें आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब कि जो चार्जेज के बीच में लगता है, आप लोग पढ़े होंगे या जानते होंगे कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हैं यह एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ये दूर से ही करते हैं, तो ये क्या हो गया आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो उनको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी जो चार्जेज के बीच में लगता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसके बाद से जब मास के बीच में लगता है यानी 2 ऑब्जेक्ट हों और उनके बीच लगता है तो उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और तीसरा जो है एक मैग्नेटिक फोर्स है जो मैग्नेट अप्लाई करता है। ये तीनों क्या हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हैं। तो उसी में जो यह नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हैं जिसमें एक जो हमारा ग्रेविटी है या ग्रेविटेशन है उसके बारे में जानेंगे। पहले है क्या ये, तो एक तो जान गए कि हम वो क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। लेकिन ये कैसे वर्क करता है, तो 2 ऑब्जेक्ट इन द होल यूनिवर्स, इस पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, एक दूसरे को अपनी ओर खींचती हैं। इसी बेसिस पे जितने भी प्लैनेट्स हैं या जो सन है, स्टार हैं, ये सभी स्पेस में अपने अपने जगह पे जो है घूम रहे हैं, केवल किसकी वजह से, ग्रेविटेशन की वजह से, ठीक है। तो ग्रेविटेशन एक तरह का फोर्स है जो दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचता है। जैसे अगर हम किसी चीज़ को अर्थ सरफेस से ऊपर फेंकते हैं, कुछ समय ऊपर जाता है फिर वहाँ से वो बैक नीचे आ जाता है, ठीक है। नीचे क्यों आ जाता है, क्योंकि अर्थ जो है उसको अपनी ओर खींचती रहती है, इसीलिए वो नीचे से ऊपर जाते समय उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होती है और एक हाइट तक पहुंचने के बाद से वो वहाँ रुक जाता है कुछ क्षण के लिए, 1 सेकेंड 2 सेकेंड के लिए, फिर वहाँ से वो नीचे आने लगता है। तो अर्थ के इस फोर्स को जो उस पर लग रहा है उसको ग्रेविटेशन कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से होल यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, सब पे जो है यह फोर्स वर्क करता है, ठीक है। इसीलिए इसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है न्यूटन ने जो दिया था उसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो ग्रेविटेशन क्या है कि एक ऐसा फोर्स जो 2 ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है, 2 मासेज के बीच में लगता है, ठीक है। केवल अगर अर्थ की बात कही जाए तो उसी ग्रेविटेशन को ग्रेविटी कहते हैं। जैसे जिस फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी ओर खींचती है वो ग्रेविटी है। यानी ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में कोई डिफरेंस नहीं है अगर अर्थ के रिस्पेक्ट में देखा जाए, लेकिन जनरली जो है इस यूनिवर्स में जितनी चीज़ें हैं उनके बीच के फोर्स को हम ग्रेविटेशन कह लेते हैं, ठीक है। अब ये तो ग्रेविटी हो गया या ग्रेविटेशन, दोनों चीज़ें हो गई। अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, ठीक है। तो इसको यूनिवर्सल लॉ क्यों कहते हैं, अभी बताएं कि यह ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं चाहे छोटी या बड़ी, आप देखते होंगे डस्ट पार्टिकल भी जो है एक सरफेस पर या सरफेस से थोड़ा सा ऊपर फ्लोट करता है, ठीक है। तो इसके फ्लोटिंग के कई रीज़न हैं, लेकिन अगर छोटी से छोटी चीज़ें, कागज़ का टुकड़ा भी अगर हम ज़मीन पे अगर ऊपर से छोड़ देते हैं तो ज़मीन की तरफ गिरता है यानी पृथ्वी की तरफ जाता है। यानी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर चीज़ पर ग्रेविटेशन वर्क करता है। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब ये जो है इसको दिया था न्यूटन ने, ठीक है। तो इसीलिए इसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं। ये है क्या और इसको कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। मान लीजिए कि 2 ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, 2 ऑब्जेक्ट हैं, छोटे या बड़े कुछ भी हो सकते हैं। तो उनके मासेज मान लीजिए m1 और m2 हैं। 2 ऑब्जेक्ट हैं जिनके मास m1 एंड m2 हैं और ये इनका सेपरेशन यानी मान लीजिए वो एक दूसरे से r डिस्टेंस पर क्या है, रखे हुए हैं, ठीक है। जैसे
अगर एक मान लीजिए अर्थ है तो दूसरा मून है, और ये उनके बीच की डिस्टेंस है अर्थ और मून की, ठीक है। तो इनके बीच कितना फोर्स वर्क करेगा। उसी तरह से मान लीजिए एक जो है पृथ्वी है, दूसरे हम हैं, ठीक है। तो ये भी दो मास हो गए, तो हम लोगों को भी तो पृथ्वी अपनी ओर खींचती है, तो इसका मतलब हम पर पृथ्वी का जो फोर्स है वो कितना आएगा, कैसे आएगा, ये चीज़ है। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में जो न्यूटन ने कहा, दो स्टेटमेंट दिया कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेज, दो मास जो हैं इनके बीच जो फोर्स होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज, यानी दोनों का प्रोडक्ट जितना ही अधिक होगा उतना ही क्या होगा, उनके बीच का फोर्स अधिक होगा। या ये कह सकते हैं कि जितना बड़ा मास होगा उतना ही उस ऑब्जेक्ट के बीच में क्या होगा, फोर्स अधिक होगा। जैसे मान लीजिए कि किसी चीज़ को अगर छोटी चीज़ हो उसको ऊपर उठाते हैं तो उनको ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ता है, क्योंकि जो अर्थ है उसको कम फोर्स से खींचती है। लेकिन अगर कोई बड़ी चीज़ हो तो उसको उठाने में हमको ज़्यादा फोर्स लगना पड़ता है, ठीक है। तो मास जितना ही अधिक होगा उस पर क्या होगा, फोर्स अधिक होता जाएगा। फिर दूसरा जो है स्टेटमेंट ये था, ये पहला क्या हो गया कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मास, एंड सेकेंड स्टेटमेंट था द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। मतलब कि ये जो फोर्स है इनके बीच का, यह इनके डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में जो है वैल्यू सीधे सीधे बढ़ती है। अगर पहली वैल्यू बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ेगी, पहली घटती है तो दूसरी भी घट जाती है। लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल में जैसे मान लीजिए x प्रोपोर्शनल टू 1/y का मतलब हुआ कि अगर y की वैल्यू इंक्रीज होगी तो x की डिक्रीज होगी, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में अगर एक की वैल्यू घटेगी तो दूसरे की बढ़ जाएगी, पहले की बढ़ती है तो दूसरे की घट जाती है। यानी कि इनके बीच का जो फोर्स होगा वो इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। यानी ऑब्जेक्ट जितना ही क्लोज होंगे इनके बीच का फोर्स उतना ही अधिक होगा, ठीक है। और ऑब्जेक्ट का सेपरेशन जितना अधिक होगा यानी उनके बीच की दूरी जितनी अधिक होगी उनके बीच का फोर्स कम होता जाएगा। तो ये दो स्टेटमेंट उन्होंने दिए, ठीक है। इन दोनों स्टेटमेंट को अगर कंबाइन कर लें तो क्या होगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 और अपान में r², ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए एग्जैक्टली हमको कैलकुलेशन करना हो तो प्रोपोर्शनलिटी से तो कैलकुलेशन होगा नहीं, तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते समय एक कांस्टेंट लगाते हैं जो लगता है आपका कैपिटल G, जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। और m1 m2 और अपान में r², ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है। ये जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो कैपिटल G की वैल्यू जो होगी, देखिए दो चीज़ है, पहले तो एक कैपिटल G है और एक स्मॉल g है, ठीक है। कैपिटल G ये कांस्टेंट है जो न्यूटन ने लगाया था इन दोनों स्टेटमेंट के बीच में, ठीक है। और स्मॉल g जो है यह दो चीज़ें रिप्रेजेंट करती है, एक तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों इसको जो है हम कह सकते हैं। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है 9.81 जो लिखा जाता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन क्यों प्रोड्यूस करता है, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी भी हाइट से फ्रीली छोड़ दिया जाए तो उसकी वेलोसिटी हर सेकेंड इसी अर्थ के ग्रेविटी के कारण से हर सेकेंड अप्रॉक्सीमेटली इतनी बढ़ती है, तो इसलिए इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कहते हैं, ठीक है। और ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो कि 6.67 और इंटू 10⁻⁻11 होती है, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन जब होगा तो उसमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये जो हमारा फार्मूला आया F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपान r², इससे हम किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो है फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और यूनिवर्सल लॉ का रीजन क्या है कि यह होल यूनिवर्स में वर्क करता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि जो मून है वो अर्थ के अराउंड क्यों घूम रहा है और कैसे घूम रहा है, तो जैसे जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है तो उस समय उस पर दो फोर्स लगते हैं। दो फोर्स में बताते हैं कौन कौन से।
जैसे मान लीजिए यह सेंटर है, इसके अराउंड ये चारों ओर घूम रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए एक पत्थर का टुकड़ा है और उसको किसी धागे से बांध करके हम घुमा रहे हैं, ठीक है। तो एक फोर्स टुवर्ड्स सेंटर लगता है और एक अवे फ्रॉम सेंटर, ठीक है। एक फोर्स टुवर्ड्स सेंटर और एक अवे फ्रॉम सेंटर लगता है। तो जो टुवर्ड्स सेंटर लगता है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स और अवे फ्रॉम सेंटर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। टुवर्ड्स सेंटर सेंट्रीपिटल फोर्स और अवे फ्रॉम सेंटर यानी बाहर की तरफ वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब ये दोनों फोर्स बैलेंस हो जाते हैं तो उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट जो है अपने ऑर्बिट में मूव करता रहता है। ये दोनों फोर्स मिलेंगे कैसे? तो जैसे अभी यहाँ का है कि दो मासेज के बीच फोर्स लगता है अट्रैक्शन का, तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो है यानी कि मान लीजिए अगर इसको अर्थ मान लें तो ये मून को अपनी ओर खींचेगा, ठीक है। तो उसके साथ साथ ऑब्जेक्ट जो है एक हाई वेलोसिटी में इसके चारों ओर घूम रहा है। तो जब वेलोसिटी कोई भी चीज़ बहुत तेज़ी से घूम रहा होता है तो उस कंडीशन में उसकी बाहर की तरफ भी एक फोर्स लगता है। तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं। एक तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो टुवर्ड सेंटर लगता है, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स भी कहेंगे, और एक इसकी वेलोसिटी के कारण से आउटवर्ड डायरेक्शन में उस समय ये दोनों फोर्स बैलेंस हो जाते हैं और यह अपने ऑर्बिट में घूमता रहता है, ठीक है। तो इतने टॉपिक्स को आप लोग जरा से एक बार पढ़िएगा, कोई दिक्कत होगी तो पूछिएगा। आगे के जो टॉपिक्स हैं उसको नेक्स्ट जो है वीडियोज़ में बताएंगे। थैंक यू।